हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, और वो है व्हाट इज़ ग्रामर। तो ग्रामर का जो है, जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि जी ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में, और चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे उर्दू लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अरबिक हो, उसमें जो है उस सब में अगर आपको ग्रामर आती है तो आप वो ज़ुबान जो है वो अच्छे से बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है, और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखें कि इंग्लिश ग्रामर की कुछ चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो साथ आपको नज़र आ रही होंगी लिखी हुई लिस्ट में। तो ये मैं अभी जो है वो आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन आगे चल के हम जो वीडियो में इस पर मज़ीद बात करेंगे और इनको डिटेल से देखेंगे। तो पहली जो चीज़ होगी वो होगी डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। ठीक है, हम पहले ये डिस्कस करेंगे। आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कि डेफिनेशन क्या है ग्रामर की। फिर हिस्ट्री थोड़ी सी हम देखेंगे ग्रामर की, जी ये आगाज़ कब हुआ इसका। फिर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। आइटम्स जो है वो ग्रामर में वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स का क्या मतलब कि जो स्ट्रक्चर होगा एक सेंटेंस का, ठीक है, उसमें किस तरह से आइटम्स या वर्ड्स अरेंज होते हैं। पहले क्या आता है, जिस तरह हमें पता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। तो सिंटेक्स आगे अगर ब्रैकेट्स में आपको दिख रहा है तो सिंटेक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में जाहिर है फिर वही वर्ड से मिलके बनता है पूरा सेंटेंस। तो उनका जो स्ट्रक्चर है, पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है, अब उसी को अगर अप्लाई करें आइटम्स के ऊपर, मतलब वर्ड्स के ऊपर, तो फिर वो कहलाएगा मॉर्फोलॉजी, जो नेक्स्ट नीचे टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स। ठीक है, कि उनमें किस तरह जो है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ वर्ड्स मिल के फिर एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, फिर वो मॉर्फीम्स में आपको पता है कि स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। उसमें इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं, फंक्शनल, ग्रामेटिकल, फ्री, बाउंड मॉर्फीम्स, तो वो सारे जो है वो उसमें आ जाते हैं। एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स, कौन सी फॉर्म्स, कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन से सेंटेंसेस एक्सेप्टेबल हैं, कौन से क्लॉजेज या फ्रेजेस एक्सेप्टेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और कौन से नहीं हैं। वोकेबलरी, ठीक है जी, ज़ख़ीरा अल्फाज जिसे कहते हैं, या अल्फाज का मजमुआ। तो लेक्सीज जो है वो वोकेबलरी के लिए यूज़ होता है, और लेक्सिकॉन कहते हैं, डिक्शनरी को भी कहते हैं, एक लैंग्वेज के अंदर जितने वर्ड्स होते हैं उसको भी कहते हैं। एक बंदे की जितने जो है वो उसको पता होते हैं एक लैंग्वेज के वर्ड्स, तो वो भी उसको भी लेक्सिकॉन कहते हैं। ठीक है, लेक्सिस होगा फिर एक जो बीच में उसके आइटम है या एक से ज़्यादा हैं वर्ड्स। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, इसको डिस्कस करेंगे। क्लासेस ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज, ठीक है जी, इन पे बात होगी। क्लासेस ऑफ वर्ड्स पे मजीद थोड़ी सी बात होगी। फिर फंक्शंस होंगे कि फंक्शंस क्या हैं जी, कैसे ये फंक्शन करते हैं विद इन अ सेंटेंस। तो आज का जो हमारे इस वीडियो का या इस टॉपिक का स्कोप है वो यहीं तक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट ही रखूँ, लेकिन ये फिर भी जो वीडियोज़ हैं मेरी अक्सर वो लंबी हो जाती हैं, लेकिन उसमें बड़ी डिटेल के साथ मेरी कोशिश होती है कि आपको समझाऊं, ताकि जो है वो बाकी चीज़ें भी साथ में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, ताकि बड़ा जो है वो आसान रहे आपके लिए, ठीक है, समझना ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट को। पहला हमारे पास है जी व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर कैन बी डिफाइंड, यहाँ पे बी की गलती है, सॉरी फॉर दैट। ग्रामर कैन बी डिफाइंड एज the rules that say how words are combined, arranged and changed to show different meanings। तो ये जो मैं आपको गलतियाँ साथ साथ बता रहा हूँ ये देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनको करेक्शन यहाँ पे कर दूँ पहले से, तो आपके जहन में फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी। कुछ आप में से ये गलती करते होंगे, क्योंकि जिसने ये बनाया है ये उसके लिए स्लाइड्स बनाई हैं तो उसने भी ये गलती की हुई है। तो देखिए कि ये चीज़ अगर आप भी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फिर मतलब है कि ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के बाद आपने इधर बी ज़रूर लगाना है अगर इस तरह कुछ होगा कि जिसमें कैन है, मे है और आगे फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ग्रामर कैन बी डिफाइंड एज द रूल्स दैट से हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड, अरेंज्ड एंड चेंज टू शो डिफरेंट मीनिंग्स। तो उसमें देखें कि वो रूल्स जो हैं जो कहते हैं कि जी कैसे हमने वर्ड्स को कंबाइन करना है, अरेंज कैसे करना और कैसे फिर उनको चेंज करना है डिफरेंट मीनिंग्स के लिए। तो देखें, हम देखें आपको पता है कि एक वर्ड है फॉर एग्जांपल हैप्पी है, उसके पीछे हम अन लगा देते हैं तो अन हैप्पी। ठीक है जी, अब देखें ये जब मिलते हैं, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट भी यही होनी चाहिए और फिर ये चेंज हो जाते हैं। अनहैप्पी बिल्कुल उलट है हैप्पी का, ठीक है। तो
तो अपोजिट है अनहैप्पी हैप्पी का। तो देखेंगे किस तरह थोड़े से अल्फाज को साथ मिला के हम लेटर्स को साथ मिला के बिल्कुल मीनिंग को चेंज कर लेते हैं। तो ये रूल्स जो हमें बताते हैं जी इन चीज़ों के बारे में कि कैसे हमने अरेंज करना है, कैसे हमने साथ दूसरे वर्ड्स ऐड करने हैं या जो है वो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स ऐड करने हैं, तो वो जो रूल्स हैं सारे रूल्स रेगुलेशंस वो सारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो मिलके ग्रामर बनती है। द सिंपलेस्ट एंड परहैप्स द ट्रूएस्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रामर इज़ अ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज। वो ज़ुबान जो ज़ुबान के बारे में हमें जो है वो जो ज़ुबान के बारे में बात करें, ठीक है। तो जिस ज़ुबान को हम ज़ुबान के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ज़ुबान होती है ग्रामर। लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, इसका वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की वो ज़ुबान है जिसको पढ़ के हम वो लैंग्वेज बोल सकते हैं जिसकी भी हम ये वाली ज़ुबान पढ़ लें या समझ लें। अच्छा, ग्रामर इज़ कंसर्न विद हाउ सेंटेंसेज एंड अटरेंसेज आर फॉर्म्ड। ग्रामर का मकसद जो है वो क्या है कि कैसे सेंटेंसेस, कैसे जो बातें हैं, डिफरेंट जुमले हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे तख्लीक किए जाते हैं। इन अ टिपिकल इंग्लिश सेंटेंस वी कैन सी द टू मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर, द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स दैट इज सिंटैक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो देखें कि जो दो बेसिक हमें प्रिंसिपल्स मिलते हैं टिपिकल ग्रामर में या इंग्लिश सेंटेंस में, वो क्या है, दो चीज़ें हैं, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स और स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स। मतलब वर्ड्स की जो वर्ड्स का अपना स्ट्रक्चर है, वर्ड्स के अंदर जो लेटर्स की अरेंजमेंट है, और जो वर्ड्स की सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट है। तो जो सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट है या सेंटेंस स्ट्रक्चर में शुरू में बता चुका हूँ कि वो सिंटैक्स कहलाता है उसकी स्टडी, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स है, वर्ड्स को जब हम पढ़ते हैं कि ये वर्ड इस तरह क्यों लिखा हुआ है जी, इंग्लिश में ये वर्ड ऐसे क्यों है, इसकी कॉम्बिनेशन कुछ और क्यों नहीं है, ये कुछ और लेटर्स के साथ मिलके क्यों नहीं बना, तो वो मॉर्फोलॉजी का स्कोप है, ये उसका काम है। ये उसमें आप पढ़ते हैं कि मॉर्फोलॉजी में कि कैसे हम डिफरेंट मॉर्फीम्स को जो है वो मिलाते हैं, कैसे उनके जो एक्सेप्टेबल कौन से मॉर्फीम्स हैं जो साथ आ सकते हैं, या एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशंस कौन सी हैं डिफरेंट मॉर्फीम्स की, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनकी कॉम्बिनेशंस कौन कौन सी हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, तो वो फिर सिंटैक्स बन जाता है क्योंकि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आई गेव माई सिस्टर अ स्वेटर फॉर हर बर्थडे। अब ये एक सेंटेंस है जिसको हम आगे भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई गेव माई सिस्टर अ स्वेटर फॉर हर बर्थडे, ये जो है एक सेंटेंस है। इसमें देखें कि ये शुरू में सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया गेव, फिर माई सिस्टर ये ऑब्जेक्ट आया, फिर स्वेटर भी ऑब्जेक्ट है। तो देखें कि ये जो है इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर इनकी जो है वो क्या है, सिंटैक्स है, इनका स्ट्रक्चर है। और अगर मैं सिर्फ गेव की बात करूँ कि गेव क्या है जी, तो फिर गिव की ये पास्ट फॉर्म है गेव। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें, मॉर्फोलॉजी में, कि देखें कैसे वो चेंज होते हैं, ठीक है। इसी तरह स्वेट स्वेटर, ई आर लगाया साथ तो वो स्वेटर बन गया। अब ये मॉर्फोलॉजी का जो है वो स्कोप है, ये उसके अंदर ये चीज़ आती है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ग्रामर, थोड़ी सी हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। वट एवर सब्जेक्ट वी आर स्टडिंग इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल व्हेन वी नो समथिंग अबाउट इट्स ओरिजिन एंड हिस्ट्री। दिस इज़ नो लेस ट्रू ऑफ ग्रामर। जी, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, और ये आम सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कि वो ज़्यादा तभी हमारे लिए मानी भी रखता है, हमें आसानी से समझ भी आती है, और हमारे लिए इंटरेस्टिंग दिलचस्प भी तब होता है जब हम कुछ उसके ओरिजिन के बारे में भी जानते होते हैं, हमें पता होता है जी शुरू कहाँ से हुई ये चीज़, और हमें उसकी तारीख के बारे में पता होता है। तो ये इसी तरह जिस तरह किसी भी सब्जेक्ट या मजमून के बारे में होता है, इसी तरह ये ग्रामर के बारे में बिल्कुल उसके बारे में भी बिल्कुल सच बात है, ठीक है, सही बात है। द वर्ड ग्रामर मीनिंग आर्ट ऑफ लेटर्स हैज़ कम डाउन टू अस इन अ पाथ थ्रू सेवरल लैंग्वेजेस। तो डिफरेंट ग्रामर्स, जो द वर्ड ग्रामा है, ग्रामा से ये जो है ग्रामर बना है, और ये जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के ज़रिए हमारे तक पहुंचा है ये लफ्ज़, ठीक है। आर्ट ऑफ लेटर्स इसको कहते हैं। अब आर्ट ऑफ लेटर्स, ऑफ लेटर्स इसका मतलब है वैसे, ठीक है, ग्रामा, लेकिन आर्ट साथ इसने लगाया कि वो जो उसकी आर्ट है कि कैसे हमने लेटर्स को यूज़ करना है, तो वो हम ग्रामर में सीखते हैं, और ऐसा ही है। बेसिक जो देखें हमारे पास होते हैं वो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स ले लें या उर्दू अल्फ़ाबेट के लेटर्स ले लें, ठीक है। तो ये हमने इस तरह कहना है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता बल्कि अल्फ़ाबेट होता है, और उसमें फिर लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिस तरह हम कह सकते हैं कि 26 लेटर्स हैं, सही है। तो ये भी आपकी एक जो गलती हम अक्सर करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि अल्फ़ाबेट होता है और वो उसके अंदर लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहेंगे पूरे जो 26 लेटर्स हैं उनको, और उसमें लेटर्स अगर कोई पूछे कि कितने हैं तो 26 हैं।
In early times, the craft of using letters and constructing messages with the use of symbolic markings was seen to indicate magical powers, causing some early scholars to be seen as dealers in witchcraft and consequently eyed with suspicion. तो देखें कि शुरू शुरू के जो वक्त थे या औकात थे, उनमें क्या था कि ये जो लेटर्स का इस्तेमाल था और इनसे जो है वो मैसेजेस बनाना, ये ऐसे नहीं होता था शुरू में बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब ये यूज़ होने लगा, सिंबॉलिक मार्किंग्स का क्या मतलब है कि शुरू में अगर कोई सूरज की बात करता था तो सूरज बना देते थे, ठीक है, गोल सा। जिस तरह हम आज भी, अगर आपने देखा हो कि सादा जब हम ड्राइंग करते हैं तो गोल सा करके दायरा और उसके इर्द गिर्द लकीरें लगा देते हैं तो वो सन को शो करता है। तो सिंबॉलिक मार्किंग्स भी साथ होती थी, लेकिन वो मैजिकल पावर्स को जो है वो शो करता था, मतलब आम लोग इस तरह नहीं करते थे। कॉजिंग सम अर्ली स्कॉलर्स टू बी सीन एज डीलर्स इन विच क्राफ्ट, और वो फिर जादूगर समझे जाते थे जो लोग इस तरह ज़्यादा इस्तेमाल करते थे लैंग्वेज में या बोल चाल में या मैसेजेस को डिलीवर करने में, इस तरह की जो वो है क्या कहते हैं रस्मुल ख़त है, या हम कह सकते हैं कि लेटर्स का इस्तेमाल, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली आइड विद सस्पिशन, उनको फिर शक की निगाह से देखा जाता था एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस, ठीक है, जो ये करते थे। द वर्ड ग्लैमर meaning a deceptive charm derived from the same source. However, in modern usage, this word has lost much of its detrimental connotation. तो देखें कि ये जो ग्लैमर है, हम ग्लैमर का आम इस्तेमाल करते हैं, ये भी जो है कहते हैं कि इसी सोर्स से, जिससे ग्रामर निकला है उसी से ये भी ग्लैमर भी हमें मिलता है, वहीं से इसका भी ओरिजिन है। और इसका मतलब है डिसेप्टिव चार्म, मतलब जो है ना वो धोखा देने वाला, जो खुशी होती है, जो मज़ा होता है। तो ग्रामर हम वैसे किसे कहते हैं जी, वैसे बहुत ज़्यादा कोई जो है वो चार्मिंग है, ग्लैमरस हम कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत या बहुत ज़्यादा जो है वो नशीला। अच्छा, इन मॉडर्न यूजेज दिस वर्ड हैज़ लॉस्ट मच ऑफ इट्स डेट्रीमेंटल कनोटेशन, मतलब जो नुकसानदेह, डेट्रीमेंटल वैसे होता है कि जिसको कहते हैं हार्मफुल, ठीक है। तो ये जो इसकी कनोटेशन है, जो इसका डिफरेंट मीनिंग है, वो अब मॉडर्न यूजेज में बहुत ज़्यादा कम इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है डिसेप्टिव चार्म के, बल्कि वो एक पॉजिटिव क्वालिटी के तौर पे यूज़ होता है। ग्लैमर हम जब किसी को कहते हैं तो वो यही समझता है कि ये तारीफ़ कर रहा है मेरी। अच्छा, of course no one invented grammar, it was there all along, an intrinsic part of the first meaningful speech uttered by human beings and likewise of their first meaningful writings. तो स्पीच और राइटिंग दोनों में जो है वो ये थी पहले से ही, जाहिर है, लेकिन ये उसका हिस्सा है बोलचाल का भी और तहरीर का भी, किसी भी तहरीर का, जब से वो जो है मीनिंगफुल, मतलब मानी ख़िज़बा मानी तहरीरें कर रहे हैं इंसान। और ये भी हमें पता है कि किसी ने उस तरह ईजाद नहीं की, मतलब ये साथ साथ डेवलप होती है, जिस तरह हम बोलचाल का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट राइटिंग्स जो है वो हमारी डेवलप होती हैं, तो साथ साथ हमारी ग्रामर भी डेवलप होती है। But at some point, interested scholars were inspired to make a study of it and its systems, both for their own better understanding and to enhance the language skills of their students. तो एक वक्त पे ऐसा हुआ कि जी जो इंटरेस्टेड स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, जिसमें दिलचस्पी रखते थे जो लोग, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि इसको पढ़ना भी चाहिए और इसके सिस्टम्स को पढ़ना चाहिए, कि ये वैसे तो नहीं होता, मतलब जो हम बोलते हैं उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो निकल सकता है। तो फिर स्ट्रक्चर्स निकाले गए, फिर सिस्टम्स बनाए गए उसके, और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, अपनी समझ के लिए भी कर रहे थे ये, और वो इस वजह से भी कर रहे थे कि जो सीखने वाले हैं इस लैंग्वेज को या जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी बेहतर तौर पे लैंग्वेज की स्किल्स को एक्वायर कर पाएँ। नेक्स्ट है जी, द स्टडी ऑफ ग्रामर इज़ बिलीव टू हैव इट्स ओरिजिन्स इन बोथ इंडिया एंड ग्रीस। इंडिया और ग्रीस से जो है वो ये स्टडी ऑफ ग्रामर का आगाज़ हुआ कि ग्रामर पढ़ी जानी चाहिए और इसको बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे या एक ऐसी चीज़ के तौर पे जिसको पढ़ा जाए, ठीक है, ये शुरू किया गया, इसका आगाज़ किया गया, और इंडिया और ग्रीस से इसकी जो है वो शुरुआत हुई। इन इंडिया इट वॉज फॉर द स्टडी ऑफ रिसाइटेड फॉर्म्स ऑफ संस्कृत एंड इन ग्रीस फॉर द स्टडी ऑफ रिटन लैंग्वेज। तो जो बोलने के लिए था, ये स्पीच में जो है वो इंडिया में मतलब है इसका आगाज़ हुआ कि स्पीच में किस तरह ग्रामर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिसाइटेड फॉर्म्स को पढ़ने के लिए संस्कृत जिसे कहते हैं या संस्कृत, ठीक है, एंड इन ग्रीस फॉर द स्टडी ऑफ रिटन लैंग्वेज, और ग्रीस में जो है वो रिटन लैंग्वेज को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कि जी ये रिटन जो लैंग्वेज है ये कैसे आपस में जो है वो लेटर्स या जो भी उसके सिंबल्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो है वो इस तरह हो सकता है कि लेटर्स ना हो जिस तरह आज हम देखते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में जैसे सिंबल्स थे, मतलब है कि उनका उस तरह कोई फिक्स्ड
वो नहीं था, अल्फ़ाबेट नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिर लेटर्स बने और फिर जो है वो आसानी के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होती रही हर लैंग्वेज में. इट इज़ द लेटर दैट प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ आवर ओन स्टडीज़. तो लेटर का यहाँ क्या मतलब है, बाद में आने वाला. अब देखें, दो की बात हुई, इंडिया और ग्रीस की, तो बाद वाला कौन सा है, ग्रीस. तो ग्रीस जो था उसने जो है हमारी जो ग्रामर है या हम जो पढ़ते हैं उसकी फिर शुरुआत की. ठीक है, इट इज़ द लेटर दैट प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ आवर ओन स्टडीज़. बल्कि हम ये कह सकते हैं कि लेटर दो तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे. इसका मतलब बल्कि ये है कि रिटन लैंग्वेज, एक है ना कि रिसाइटेड फॉर्म्स ऑफ संस्कृत, और दूसरा है रिटन लैंग्वेज. तो रिटन लैंग्वेज जो है उसने हमें सोर्स प्रोवाइड की अपनी हमारी जो स्टडीज़ हैं. मतलब हमने फिर आगे उसको किधर से बढ़ाया, रिटन लैंग्वेज की जो लोग वो कर रहे थे ग्रीस के अंदर, जो शुरू हुई कि लोग उसको स्टडी कर रहे थे कि कैसे हम डिफरेंट फॉर्म्स को मिलाते हैं. सही है. द बेस्ट नोन अर्ली इंग्लिश ग्रामेरियन वॉज बेन जॉनसन, हु ऑल्सो बेस्ड हिज वर्क ऑन लैटिन. बेन जॉनसन का बड़ा नाम है जी इंग्लिश लिटरेचर में, और ये जो है वो क्रिटिक भी हैं, ये राइटर भी हैं. तो ये सबसे जो अच्छे जाने वाले या मशहूर हैं इंग्लिश ग्रामेरियन वो बेन जॉनसन हैं, और इन्होंने भी अपना जो काम है वो लैटिन पे बेस किया, या उसमें इन्होंने लिखा. बेन जॉनसन मेड अ पर्टिकुलर स्टडी ऑफ पंक्चुएशन फॉर विच ही हैड हिज ओन रादर हैवी versions adhering to the theory that one should punctuate as one wishes one's work to be read or orally delivered, as well as to determine meaning in a logical way. तो बेन जॉनसन ने जो है वो एक पर्टिकुलर, एक ख़ास जो है वो स्टडी की, मतलब की इस बारे में, पंक्चुएशन के बारे में, फॉर विच ही हैड हिज ओन रादर हैवी वर्जन्स. तो उसके जो अपने जो उसके बारे में वर्जन्स थे या ख्यालात थे, जिस तरह वो चाहता था कि ग्रामर हो, वो क्या था कि उसकी जो जिस थ्योरी से वो जुड़ा हुआ था बेन जॉनसन, वो ये थी जी कि जैसा एक बंदा चाहे वो वैसी पंक्चुएशन करे. वहाँ पे कॉमा लगाए, वहाँ पे फुल स्टॉप लगाए, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, इंटोनेशन चेंज करे. जिस तरह हम क्वेश्चन की टोन चेंज करते हैं तो पता चल जाता है, जुमला ही हो बेशक, कि अगर मैं कहता हूँ आपने खाना खाया, ठीक है, आप स्कूल गए, तो ये है वैसे आप स्कूल गए ये जुमला है. लेकिन मैं जब आप स्कूल गए कहता हूँ तो मैं बोलते हुए साथ क्वेश्चन मार्क नहीं बोलता, लेकिन यू नो इट कि ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसको इंटोनेशन कहते हैं. और मतलब है कि बेन जॉनसन का ये कहना था कि जैसा एक चाहे वैसा वो उसको जहाँ पे उसका दिल करे कॉमा लगाए, जहाँ पे दिल करे फुल स्टॉप लगाए, और बोलते हुए भी वो जिस तरह चाहे बोल सकता है, जहाँ पे पॉज करे, जहाँ पे ज़्यादा वक्फा दे या कम वक्फा दे. तो एज वेल एज टू डिटर्मिन मीनिंग इन अ लॉजिकल वे, और वो जैसा चाहे वैसे ही वो फाइंड आउट करे किसी की बात में से भी मीनिंग. ठीक है, तो देखें कि बेन जॉनसन जो है वो इस उसके हैं, इस ख्याल के हैं कि जो भी बोलने वाला है या लिखने वाला है उसकी मर्ज़ी है. ठीक है, वो जिस तरह भी ग्रामर का इस्तेमाल करे. देन द 1760s विटनेस अ स्ट्राइकिंग आउटबर्स्ट ऑफ इंटरेस्ट इन इंग्लिश ग्रामर. और फिर 1760 की जो वो है दिहाई है, उसमें डेकेड में इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया गया इंग्लिश ग्रामर में. एंड अमंग द बेस्ट नोन ग्रामर्स वॉज दैट ऑफ रॉबर्ट लाउथ. तो रॉबर्ट लाउथ की जो ग्रामर फिर निकल के आई सामने, वो बहुत ज़्यादा इसमें मशहूर हुई. ठीक है जी. Robert Louth, a clergyman and later Bishop of London, Louth sought to remedy the dearth of simple grammar textbooks, but he earned criticism for judging the language as well as describing it. तो देखें कि उसमें रॉबर्ट लाउथ जो एक जो है वो बहुत अच्छे जाने जाने वाले वो थे, ग्रामेरियन थे. तो वो क्या थे जी, वो बेसिकली एक तो वो थे क्लर्जीमैन जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं मौलवी हजरात या जो नमाज़ पढ़ाते हैं, खुतबा देते हैं. ठीक है, तो क्लर्जीमैन, और दूसरा बिशप ऑफ लंदन, फिर उसके बाद वो बन गए. तो बिशप ऑफ लंदन होता है जी, ये इनका एक बहुत हाई रैंक होता है रिलीजियस उसमें, मतलब सिचुएशंस में कह लें या रिलीजियस जो उनके पास रैंक्स होते हैं उनमें ये बहुत ऊपर का रैंक होता है. तो लाउथ सॉट टू रेमेडी द डेथ ऑफ सिंपल ग्रामर टेक्स्ट बुक्स. सिंपल ग्रामर टेक्स्ट बुक्स का जो फुकदान था या उसमें जो कमी थी, बहुत कम थी वो, तो उसको लाउथ ने कोशिश की कि वो उसका हल निकालें और वो ख़त्म करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर फैले. बट ही अर्न क्रिटिसिज्म फॉर जजिंग द लैंग्वेज एज वेल एज डिस्क्राइबिंग इट. लेकिन उसने जो है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा लाउथ को. एक तो जज करने के लिए लैंग्वेज को कि जी लैंग्वेज इस तरह क्यों हम यूज़ करते हैं, ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता.
तो एक तो इस वजह से, और उसको फिर समझाने या उसके बारे में बताने की वजह से भी उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ या बड़ी तनकीद हुई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे तक चीज़ें नहीं पहुंची, बल्कि बड़ी जो है ना, लोगों ने इसके लिए लड़ा है, इन चीज़ों के लिए कि ग्रामर इस तरह होने चाहिए, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं। लोग पहले कहते थे कि रूल्स होने ही नहीं चाहिए, जिस तरह मर्जी आप करें। His pedantic approach led to such oft-quoted prescriptions as the inappropriateness of ending a sentence with a preposition. तो pedantic approach ये होता है कि जी बहुत डिटेल में आप किसी चीज़ को जाके समझाते हैं या समझते हैं, तो उसकी जो pedantic approach थी, बहुत डिटेल में जो चीज़ों को समझने की जो अप्रोच थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसी फिर हमें प्रिस्क्रिप्शंस या ऐसी तजावीज़ मिलती हैं कि आप अगर एंड करते हैं एक प्रपोजिशन के साथ एक सेंटेंस को, तो वो इनअप्रोप्रिएट है। तो ये भी इन्होंने कहा, और ये आपके साथ इल्म में इजाफा हो जाना चाहिए कि हम प्रपोजिशन के साथ फॉर्मल इंग्लिश में कोशिश करते हैं कि जो है वो एंड ना करें, ठीक है, सेंटेंस को। तो देखें कि ये डिटेल की इसकी जो अप्रोच थी, मतलब डिटेल से हर चीज़ को देखना या समझना या समझाना, तो उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें निकलती हैं कि ये आप नहीं कर सकते। कितना कॉमन मतलब है, ये कितना स्मॉल जो पॉइंट है उसको भी ये फिर जो है अपनी ग्रामर में डिस्कस करते हैं कि आपने ये इस तरह नहीं करना या ये नहीं करना। Laut's work was followed by others, giving rise to the formulation of basic grammar principles and agreement on some points of usage. तो लाउथ का जो काम था वो फिर बाकियों ने आगे लेके जो है वो चला, बाकी जो है लोग वो आगे लेके चले, गिविंग राइज टू द फॉर्मुलेशन ऑफ बेसिक ग्रामर प्रिंसिपल्स, और फिर फॉर्मुलेट कीजिए बेसिक प्रिंसिपल्स की ये जो है वो ज़रूर होने चाहिए आपकी लैंग्वेज में कुछ असूल, ठीक है। एंड एग्रीमेंट ऑन सम पॉइंट्स ऑफ यूजेज, और यूजेज जो आम इस्तेमाल है, जो हम इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कुछ उसमें इत्तफाक हुआ लोगों के दरमियान, और उसको वो फिर आगे लेके जाते गए, और तब हमारे तक इस तरह ग्रामर इस शक्ल में पहुंची है। अभी इसमें भी फिर डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ यूसेज व्हिच इज स्टिल स्पोर्टेड टुडे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जोसेफ प्रीस्टली, हु स्टेटेड इट मस्ट बी अलाउड दैट द कस्टम ऑफ स्पीकिंग इज द ओरिजिनल एंड ओनली जस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज। तो देखें, अब सुप्रीमेसी ऑफ यूसेज का क्या मतलब है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो ग्रामर है उसके हिसाब से बोलना चाहिए। अब देखिए, कोई भी ज़ुबान है, इंग्लिश है, उर्दू है, इसके नेटिव स्पीकर्स ग्रामर का इतना ख्याल नहीं करते, ठीक है। वो जिस तरह बोलते हैं वो ये नहीं देखते, उनको आती नहीं होती बल्कि ग्रामर। और हम देखें खुद पढ़ते हैं, उर्दू की हो चाहे इंग्लिश की हो ग्रामर, चाहे हिंदी की हो, जो भी आप देखने वाले हैं, तो देखें कि हमारी जो ग्रामर होती है वो हम पढ़ते हैं बाकायदा, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम उतना ज़्यादा उसको नहीं देखते या इतना ज़्यादा उस पर जो है गौर फिक्र नहीं करते। तो सुप्रीमेसी ऑफ यूजेज का क्या मतलब है कि जो लोग कह रहे हैं, जिस तरह इस्तेमाल हो रही है लैंग्वेज, वही जो है वो असल लैंग्वेज है, या वही जो है हमें सही समझना चाहिए उसी को। तो विच इज स्टिल स्पोर्टेड टुडे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जोसेफ प्रीस्टली। तो ये सबसे पहले वो बंदा था जिसने कहा कि जो लोग कहते हैं वही स्टैंडर्ड है, ठीक है। नीचे भी उसका भी यही मतलब है कि इसकी इजाज़त होनी चाहिए कि जो कस्टम ऑफ स्पीकिंग है, ठीक है, जो बोलने की जो रवायत है, जो बोलते हैं हम, वही सिर्फ जो है वो सही क्या है, सही स्टैंडर्ड है। और सही एक लैंग्वेज को नापने का जो तरीका है वो क्या है कि लोगों को देखा जाए कि वो इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं लैंग्वेज को अपनी रोज़मर्रा बोल चाल में, किस तरह वो बोलते हैं। तो देखें, बेसिकली लैंग्वेज का जो मकसद है वो भी क्या है, बोलना, या बोल के किसी चीज़ को समझाना, या किसी का बोला हुआ समझना। तो इधर से शुरू हुई है, बेसिकली राइटिंग बाद में आई है, ठीक है। तो आप देखें, बच्चा भी जब शुरू में होता है पहले क्या है, पहले बोलना है, और फिर हम जो है वो सीखते हैं लिखना वगैरह और पढ़ना। तो बोलना और सुनना पहले है। तो देखें कि वो असल समझा जाता है कुछ के लिहाज से, और कुछ कहते हैं कि ग्रामर के हिसाब से हमें बातचीत करनी चाहिए शुरू से ही। तो ये हमेशा इसमें एक वो रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्लैश रहता है दोनों नज़रियात के दरमियान। लेकिन हमने ये देखना है कि जी आज भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिस तरह नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं वही जो है वो असल स्टैंडर्ड होता है, और वहीं से हमें ग्रामर निकालनी चाहिए, ना कि हम जो है वो अलहदा से रूल्स देखेंगे जी इस तरह ठीक है और इस तरह गलत है। तो इस वजह से ये फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश भी निकली हुई है, ठीक है। कि फॉर्मल में आप ये कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में आप ये कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो उसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स या अरेंजमेंट्स ऑफ आइटम्स, इसका क्या मतलब जी, मैंने आपको शुरू में बताया कि वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है, कैसे वर्ड्स आपस में अरेंज होते हैं, कैसे हमने एक वर्ड को दूसरे के साथ मिलाना है जुमले में, कौन सा वर्ड कहाँ पे आ सकता है और कहाँ पे नहीं आ सकता एक सेंटेंस के अंदर। तो इसको कहते हैं सिंटैक्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर।
In a typical English sentence, we can see the two most basic principles of grammar: the arrangement of items and the structure of items. ये शुरू में भी हम देख चुके हैं कि एक आम जो जनरल जो इंग्लिश सेंटेंस है उसमें हमें दो प्रिंसिपल्स, दो असूल नज़र आते हैं ग्रामर के. एक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स है कि कैसे उन्होंने अरेंज होना है आपस में वर्ड्स ने, और दूसरा सिंपली ये है कि वर्ड्स के अंदर जो लेटर्स हैं उन्होंने कैसे अरेंज होना है. और क्या स्वेटर फॉर एग्जांपल है तो स्वेट भी हो सकता है या नहीं, ठीक है, या स्वेटर भी स्वेटर कह सकते हैं हम उसको भी या नहीं. तो देखिए स्वेटर अगर कहेंगे तो वो और मतलब हो जाता है, बिल्कुल सही है, वो डिफरेंट वर्ड है, एक न्यू वर्ड बन जाता है. तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ये जो वर्ड के अंदर स्ट्रक्चर है वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी, और जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर है या वर्ड्स जिस तरह कंबाइन हुए हैं एक दूसरे के साथ तो वो सिंटेक्स कहलाता है. आई गेव माई सिस्टर अ स्वेटर फॉर हर बर्थडे. अब देखें इसका फिर एनालिसिस है, सही है. अब नीचे एनालिसिस हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टू बेसिक प्रिंसिपल्स, एक सिंटेक्स और दूसरा मॉर्फोलॉजी. तो ये सेंटेंस हमने पहले भी देखा है, मैंने आपको कहा था कि आगे हम जाके इसको एज एन एग्जाम्पल लेंगे. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है. द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज ऑब्वियसली क्रिएटेड बाय वर्ड्स सच एज गेव, सिस्टर, स्वेटर एंड बर्थडे. अब ये मीनिंगफुल जो इसमें वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? गेव, सिस्टर, स्वेटर और बर्थडे. तो इनसे हमें जो है वो पता चल जाता है. अब देखें अगर कोई ये भी कहता है ना गेव, सिस्टर, स्वेटर, बर्थडे, तो हम कुछ ना कुछ मानी बनाने की अगर कोशिश करें तो हम समझ जाएंगे, सही है. तो ये मीनिंगफुल जो वर्ड्स हैं सेंटेंस के वो ये वाले हैं. अब देखें बट देयर आर अदर वर्ड्स आई, माई, अ, फॉर, हर, जो खुद से कोई मीनिंग उस तरह नहीं देते. मतलब अगर मैं कहूँगा आई में तो आप आगे इंतज़ार करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में, मैं क्या या मेरा क्या, ठीक है, या एक क्या, या लिए किसके लिए, और हर उस लड़की के लिए भी क्या चीज़, ठीक है. तो देखें कि ये चीज़ें जो ये वाली वर्ड्स हैं ये अपने आप में कुछ उस तरह मीनिंग कंप्लीट नहीं देते. which contribute to the meaning and additionally aspects of the individual words and the way they are arranged which enable us to interpret what the sentence means. तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये मीनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका अपना उस तरह कोई मीनिंग नहीं है पूरा, लेकिन ये बाकी जो वर्ड्स हैं मीनिंगफुल उनको मीनिंग देने में कंट्रीब्यूट करते हैं, मदद करते हैं, उनकी उसमें हिस्सा डालते हैं. और इसके साथ साथ ये जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उसमें उनके जो है मीनिंग में भी इजाफा करते हैं, उनके साथ भी हमें बताते हैं मज़ीद, और इस बारे में भी बताते हैं कि कैसे वो अरेंज हमने करना उनको, ठीक है. और इसकी वजह से हम अच्छे से समझ पाते हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या है. तो ये अरेंजमेंट ही है बेसिकली जो हमें समझाती है एक जुमले का मतलब. फॉर एग्जाम्पल वी नो इट इज़ आई हु गेव द स्वेटर. तो देखें शुरू में आई के आने की वजह से हम ये जानते हैं कि देने वाला कौन है जी? स्वेटर, मैं, ठीक है, या आई. हु गेव द स्वेटर, नॉट माई सिस्टर, मेरी सिस्टर ने नहीं दिया बल्कि मैंने स्वेटर गिफ्ट किया अपनी सिस्टर को उसकी बर्थडे पे. बिकॉज आई कम्स बिफोर द वर्ब, ये बात कि वर्ब से पहले जो है वो आया है चूँकि सब्जेक्ट, सो वी नो कि देने वाला जो है वो कौन है? आई, या कोई काम करने वाला कौन है? आई या मैं. इन इंग्लिश सब्जेक्ट्स डूअर्स ऑफ एक्शंस कम बिफोर वर्ब्स एंड स्टेटमेंट्स. तो ये इसका रूल है ग्रामर का कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, बेसिक सेंटेंस या एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर सब्जेक्ट्स जो डूअर्स ऑफ एक्शंस हैं वो पहले आते हैं वर्ब से या स्टेटमेंट्स में या सेंटेंसेस में. तो देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हम इस तरह इसका एनालिसिस करें तो हम समझ पाते हैं कि जी ग्रामर का जो है वो उसकी अहमियत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और क्यों हम जो है वो ग्रामर को सीखते भी हैं और समझते भी हैं. वी ऑल्सो नो द रिलेशनशिप बिटवीन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई सिस्टर. अब आई गेव अ स्वेटर टू माई सिस्टर. अब देखें ये माई सिस्टर जो है ये फिर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है स्वेटर. जो चीज़ दी जा रही है वो क्या है? जिस पे काम हो रहा है ये दी जा रही है वो है स्वेटर. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको दी जा रही है, ये जिस तरफ काम हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्वेटर, दैट द स्वेटर वॉज गिवन एंड माई सिस्टर वॉज द रेसिपिएंट. यही बात आगे बताई गई है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है स्वेटर है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई सिस्टर है. और ये चीज़ें ये बताती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि स्वेटर जो थी वो दी गई है मेरी बहन को. बिकॉज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कम बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. और ये बात भी है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं. तो इस वजह से हमें ये चीज़ पता चलती है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो ये बात भी जो है वो समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है. वी ऑल्सो एक्सपेक्ट माई टू कम बिफोर सिस्टर, नॉट आफ्टर. तो सिस्टर माई नहीं होगा. अगर आप कह रहे हैं मेरी बहन, तो इंग्लिश में भी, ये तो उर्दू में है ना मेरी बहन, लेकिन इंग्लिश में भी अगर आप कहते हैं तो फिर भी माई सिस्टर होगा,
सिस्टर माई नहीं होगा, या बहन मेरी नहीं कहते हम, माई सिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो उर्दू में देखिए आप वैसे यूज़ कर लेते हैं, बहन मेरी, ठीक है। कोई वैसे आपसे पूछता है ये कौन है, आप कहते हैं बहन है मेरी या बहन मेरी, लेकिन वो फिर फॉर्मल लैंग्वेज में कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक। फॉर्मल लैंग्वेज में यही ठीक कंसिडर किया जाता है कि माई जो है वो पहले आएगा, प्रोनाउन जो है वो पहले आता है और फिर नाउन आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में या इस जो है वो उसमें फॉर्म में, तो देखें कि ये बहुत ही ज़रूरी है हमें समझना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उनका रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है। कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है अरेंजमेंट को समझना। सिंटैक्स जो है वो पूरी एक जो है वो स्टडी है, एक सब्जेक्ट है बाकायदा, ठीक है। और इसमें लोग जो है वो कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, इसमें PhD करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, और तब जाके भी उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही जो है वो मुश्किल चीज़ है या काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है लैंग्वेज को, ये कोई इस तरह छोटी बात नहीं है। लेकिन हमें इतना जानना चाहिए सिर्फ कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। These aspects of the arrangement of things in sentences is referred to as syntax। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं अरेंजमेंट के हिसाब से कि कैसे हमने वर्ड्स को अरेंज करना है सेंटेंसेस में, तो ये क्या कहलाया जाता है, ये कहलाता है जी सिंटैक्स। सिंटैक्स इज़ वन ऑफ द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर। तो वन ऑफ द टू बेसिक प्रिंसिपल्स है ये दोनों में से, एक है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है सिंटैक्स। उनमें से एक सिंटैक्स है, दूसरा मॉर्फोलॉजी। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स आ गए जी, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, इसकी स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो द एग्जाम्पल सेंटेंस ऑल्सो इलस्ट्रेट्स अदर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर। दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर है उसको भी ये जो है वो शो कर सकता है, या हम उस एग्जाम्पल के ज़रिए इसको भी दिखा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रिंसिपल को, जो कि है मॉर्फोलॉजी का। आई एंड माई आर टू डिफरेंट फॉर्म्स, वन विद द सब्जेक्ट मीनिंग, द अदर विद द पोजेसिव मीनिंग, इवन दो दे बोथ रेफर टू द सेम पर्सन। अब देखें, आई बी यही बता रहा है कि मैं, और माई भी रेफर उसी तरफ कर रहा है कि मेरा, मेरी कोई चीज़ है, ठीक है। तो हूँ तो मैं ही ना पीछे उसके। तो देखें कि दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक का सब्जेक्ट मीनिंग है, दूसरे का पोजेसिव है। दूसरे में हम कह रहे हैं मेरा, मेरी मलकियत है कोई चीज़, ठीक है, तो पोजेशन होता है, पोजेशन से पोजेसिव है। और एक में मैं जो है वो बहैसियत फ़ाइल के या काम करने वाले के या सब्जेक्ट के इस्तेमाल हो रहा हूँ। तो देखें आई एंड माई जो है दिखने में मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक ही बंदे की तरफ, एक ही शख्स की तरफ या एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। इवन दो दे बोथ रेफर टू द सेम पर्सन, हालांकि एक ही है, बंदा एक ही है, लेकिन दो डिफरेंट वर्ड्स हम यूज़ करें। अब देखें, कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर के हवाले से हमने देखा है वर्ड्स के, वो तो हो गया सिंटैक्स, लेकिन मॉर्फोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि दो या तीन या पाँच अगर डिफरेंट वर्ड्स हैं ये जो एक ही बंदे के बारे में बात करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाला वर्ड है और क्या इसका मतलब है इस जगह पे। तो वो फिर मॉर्फोलॉजी बताती है कि वर्ड की जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनके बारे में हमें जो है वो पढ़ना चाहिए, और यही मॉर्फोलॉजी का स्कोप है या उसका जो है वो मकसद है। गेव रेफर्स टू पास्ट टाइम। अब गेव से हमें ये पता चलता है कि पास्ट टाइम, ये मैं शुरू में भी बात को बता चुका हूँ। इन कंट्रास्ट टू गिव या गिव्स विच रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। तो इधर से हमें टाइम का पता चलता है जी, टाइम के लिए हमने डिफरेंट वर्ड यूज़ किया। स्वेटर इज सिंगुलर, इफ देयर वर मोर देन वन स्वेटर द फॉर्म वुड बी स्वेटर्स। स्वेटर हमें ये बताता है जी कि ये कौन सा जो है वो उसमें नंबर में कितना है, ज़्यादा है, कम है, प्लूरल है या सिंगुलर है, एक अकेला है या ज़्यादा है। तो देखें, स्वेटर से हमें ये पता चलता है कि एक स्वेटर मैंने गिफ्ट किया अपनी बहन को उसकी बर्थडे पे। These small items of meaning such as I, my, the past form, gave, a plural s ending are called grammatical morphemes। तो इनको grammatical morphemes कहते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ grammatical morphemes का जिक्र है, लेकिन मैंने बाकी भी आपको बताया कि इस तरह काफ़ी सारे morphemes की किस्में, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स। और देखें कि इनसे जब कोई चीज़ मिलती है या इनसे हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं या इनमें थोड़ी सी चेंजेस करके न्यू वर्ड्स बनाते हैं, एस की एंडिंग लगा देते हैं किसी भी उसके आगे वर्ड के आगे, तो वो फिर ग्रामेटिकल मॉर्फीम बन जाते हैं अक्सर, ठीक है। और फिर उनको हमें फिर अलग से स्टडी करना पड़ता है। एंड कम अंडर द हेडिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। वही बात कि फिर हमें मॉर्फोलॉजी जो है उसको देखना पड़ता है, और तभी हमें ये पता चलता है कि ये सारे किस तरह यूज़ होते हैं और क्या हैं ये। Morphology is concerned with the structure of words and phrases. It is the second basic principle of grammar। तो स्ट्रक्चर जो वर्ड्स का और फ्रेजेस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में
हमें जो है वो अगर पढ़ना है, उसको स्टडी करना है, तो वो मॉर्फोलॉजी में जाके हमें स्टडी करना पड़ता है, या इस स्टडी को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। और ये दूसरा प्रिंसिपल है ग्रामर का, बेसिक प्रिंसिपल। अब एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स है जी, कौन से जो हैं वो काबिल कबूल हैं और कौन से नाकाबिल कबूल। तो देखें कि कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं, कौन सी ऐसी शक्लें हैं, कौन सी ऐसी जो है वो डिफरेंट वेज या स्टेटमेंट्स या स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सेप्ट किए जाते हैं और कौन से एक्सेप्ट नहीं किए जाते। ग्रामर इज कंसर्न विद एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स एंड द डिस्टिंक्शंस ऑफ मीनिंग्स दीज फॉर्म्स क्रिएट। देखें ग्रामर से हमें बेसिकली यही पता चलता है ना, ये चीज़ ठीक बोली है किसी ने, ये गलत बोली है। ये नहीं है कि आपको मतलब नहीं समझ आएगी। हो सकता है कि अगर मैं कहता हूँ पानी, सिर्फ मैं पानी भी कह देता हूँ, या मैं कहता हूँ मैं पानी, ठीक है, या पानी चाहिए, ठीक है, देखें ये भी सही है, समझ तो आपको आ जाती है देख के। लेकिन इस पर क्या है कि ग्रामर का सही से मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पूरा जुमला मैंने नहीं बनाया, और ये जो है ये इसको अलग करता है, मुख्तलिफ बनाता है किससे, पूरे जुमले से। तो अगर मैं पूरा जुमला बोलूँगा तो वो ठीक कंसिडर किया जाएगा, वो एक्सेप्टेबल कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल शक की गुंजाइश नहीं होती, वो क्लियर होता है जो पूरा सेंटेंस होता है। तो उससे ये होता है कि कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर एक लफ्ज़ का या दो अल्फाज का इस्तेमाल करें और ये समझें कि अगला समझ जाएगा खुद ही, तो फिर वो फिर अनएक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि उससे फिर शक रहता है, बीच में शक की गुंजाइश है और उसको सही से समझ हो सकता है कि आपकी बात की ना आई हो। The fact that sweater means knitted outer garment worn on the upper part of the body for warmth and that sister means female sibling are matters of vocabulary. अब वोकेबलरी में क्या चीज़ें जी, वोकेबलरी में ये चीज़ें कि मतलब क्या है। आपको पता है पहले ही कि वोकेबलरी का जो ताल्लुक है वो किससे है, कि वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है, और हम उस वर्ड का मतलब जानते हैं, उसको याद रखते हैं और फिर उस तरह इस्तेमाल करते हैं, या कोई इस्तेमाल करता है तो हम समझते हैं, कहीं पे भी लिखा हुआ या बोला हुआ हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, या सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है, अगर हमें वो मतलब आता है। तो देखें स्वेटर का क्या मतलब है, स्वेटर का मतलब है जी एक इस तरह का गारमेंट, एक इस तरह का जो है वो क्लोथ या कपड़ा जो कि ऊपर वाले हिस्से में पहना जाता है जिस्म के, ठीक है, गर्मी के लिए, गर्माइश के लिए। तो देखें सर्दी में हम स्वेटर पहनते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे। एंड दैट सिस्टर मीन्स फीमेल सिबलिंग। तो देखें कि जो फीमेल सिबलिंग होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिस्टर। तो ये जो है ये वोकेबलरी का काम है, और वोकेबलरी अगर हमारी अच्छी है किसी भी लैंग्वेज की, सो वी वुड हैव लॉट ऑफ वर्ड्स इन आर वोकेबलरी, और फिर हमें जो है पता होगा कि डिफरेंट मौक़ों पे कौन सा वर्ड यूज़ करना, और हम फ़ौरन से उसको जहन में लाएंगे और फिर बोलेंगे। तो ये वोकेबलरी का कमाल है कि अच्छी अगर आपके पास वोकेबलरी है तो फिर हम जो है स्टक नहीं होते, हम रुकते नहीं हैं, हम जो है वो फ्लुएंटली बोल चाल कर पाते हैं अगर हमें पता है ग्रामर का भी और स्ट्रक्चर का भी। But the distinction between present and past, one and more than one, subject and object, possession and non-possession are matters of grammar. लेकिन present and past, one and more than one, ठीक है, कि singular plural या tenses जो हैं, या subject and object जो sentence structure है, या possession and non-possession कौन से जो है वो उसकी बात हो रही है, subject की as a क्या बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, ये ग्रामर से ताल्लुक़ रखती हैं, और ग्रामर का सीखना इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रामर सीखेंगे तभी हम सही से इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, पोजेशन, नॉन पोजेशन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। In every language, some forms are acceptable and others are not. So in English, we can create arrangements for example sentence which are not acceptable either syntactically or morphologically. तो syntactically का क्या मतलब है, सिंटेक्स के हिसाब से, और morphologically का क्या मतलब है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के अंदर कुछ फॉर्म्स जो है एक्सेप्टेबल होती हैं और कुछ नहीं होती। इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम इस तरह की अरेंजमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ज़ाहिर है हम आराम से जो है अगर उनका तब्दील करें स्ट्रक्चर, तो हम जो है वी विल एंड अप इन फॉर्मिंग अनएक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर्स। तो हम फिर वो वाले स्ट्रक्चर्स बना देंगे जो अनएक्सेप्टेबल है। अगर हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस करें, जो हमारी ग्रामर बताई गई है कि इंग्लिश की ये वाली ग्रामर है, तो फिर अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा अमूमन, ज़्यादा चांसेस हैं उसके, ठीक है। Vocabulary. Although some aspects of our example sentence are concerned with lexis and grammar not totally independent. तो देखें कि words को भी ग्रामर की ज़रूरत है, आपस में अगर वो कंबाइन होंगे ग्रामर के हिसाब से ही तभी वो सही मीनिंग दे पाएंगे। तो कुछ जो हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस है
उसमें एस्पेक्ट्स या कुछ पहलू उसके वर्ड्स के साथ रिलेटेड थे या वोकेबलरी के साथ रिलेटेड थे, लेकिन ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं, लेक्सीज या वर्ड्स और ग्रामर. A sweater is the kind of thing in the world that English treats as countable. We may have one, two, or more of them. However, if I gave my sister information, the fact that information is an abstract entity which English considers to be uncountable affects the grammar, and the sentence would have to be I gave my sister some information. तो इधर जो बताएगी ये चीज़ वो ये है जी कि चूँकि स्वेटर जो है वो काउंटेबल है, इस वजह से हमने अ साथ लगा सकते हैं, ठीक है, या हम उसके साथ लगा सकते हैं कि 2 स्वेटर्स या मोर देन 2 स्वेटर्स के लिए मैनी स्वेटर्स हम लगा सकते हैं. लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम वर्ड को चेंज करेंगे तो ग्रामर को भी साथ चेंज करना पड़ेगा. मेन पॉइंट ये है कि अगर देखिए हम इन्फॉर्मेशन लगा दें स्वेटर की जगह तो फिर हमें सम कहना पड़ेगा साथ. सम स्वेटर हम नहीं कह सकते, लेकिन हम सम इन्फॉर्मेशन कहेंगे. तो देखें कि ग्रामर भी चेंज हो जाती है वर्ड्स के साथ, इस वजह से ये डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं वर्ड्स और ग्रामर, ठीक है. तो अगर उस तरह सेंटेंस बनाएंगे तो आई गेव माई सिस्टर सम इन्फॉर्मेशन सेंटेंस बनेगा. आई गेव माई सिस्टर एन इन्फॉर्मेशन वुड बी एन अनएक्सेप्टेबल फॉर्म. अगर हम उस तरह कहते हैं आई गेव माई सिस्टर इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल ही उस तरह ही नहीं ठीक, क्योंकि वोवल साउंड है आगे. तो एन अगर हम लगाएं तब भी वो अनएक्सेप्टेबल रहेगी, क्योंकि हमने सम लगाना होता है जब हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं. और इन्फॉर्मेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है. और उसमें जो है हम काउंटेबल अगर नाउन है तो उसके साथ हम जो है वो एस का इस्तेमाल करते हैं और हम उसको फिर प्लूरल या सिंगुलर ट्रीट करते हैं. लेकिन इसका जो है वो केस डिफरेंट होता है. एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज़ या नाउन्स के लिए हम फिर डिफरेंट ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट जो है उसमें उनके साथ डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं विद इन अ सेंटेंस. अच्छा, फ्रेजेस. अब our initial example sentence may also be seen as composed of units or building blocks of different sizes, not just individual words and their endings. For example, the sentence could be divided up thus. अब देखें, अब एक तो हमने वर्ड्स के लेवल पे देखा, अब वर्ड कॉम्बिनेशंस के लेवल पे अगर देखें, मतलब एक से ज़्यादा अल्फाज मिलके फ्रेजेस बनाते हैं और फिर फ्रेजेस जो है वो कुछ अल्फाज के साथ मिलके फिर क्लॉजेस बनते हैं. तो देखेंगे फ्रेजेस जो हैं उनके लेवल पे भी हम देख सकते हैं, मतलब दो से ज़्यादा अल्फाज को साथ मिला के अगर हम देखें कि जी वो किस तरह सेंटेंस के अंदर काम करते हैं, तो फिर वो ये वाली स्टडी होगी जो फ्रेज़ के लेवल पे एनालिसिस है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स या वर्ड्स ही होते हैं डिफरेंट साइजेस के एक सेंटेंस के अंदर, बल्कि हम उनको जो है वो एज पार्ट ऑफ एक ग्रुप भी देख सकते हैं वर्ड्स को, ठीक है. आई गेव, आई अलग है, देखें गेव अलग है, फिर माई सिस्टर 2 वर्ड्स आ गए एक उसमें कॉम्बिनेशन में, फिर अ स्वेटर एक चीज़ को वो कर रहे हैं ना, ये रेफ़र कर रहे हैं. फॉर हर बर्थडे ये भी एक कॉन्सेप्ट को बता रहा है, एक चीज़ को बता रहा है. आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, माई सिस्टर देखें मेरी सिस्टर, ये एक जो है वो चीज़ है, इसमें साथ माई लगा है प्रोनाउन और एक नाउन है. अ स्वेटर आर्टिकल लगा है और फिर नाउन लगा है. तो देखें कि ये जो है इसी तरह फॉर हर बर्थडे, तो बर्थडे जो है वो भी नाउन है. फिर फॉर जो है वो हो गया, क्या कहते हैं, उसकी प्रपोजिशन हो गई, और हर नाउन प्रोनाउन है, ठीक है. तो देखेंगे इस तरह ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाई गई हैं फ्रेजेस के हिसाब से, और फिर जो है वो दिखाया जा रहा है कि कैसे हम इसको इस तरह भी एनालाइज कर सकते हैं. तो फॉर हर बर्थडे ये प्रपोजिशनल जो है वो फ्रेज हो जाएगी. अच्छा, वी हैव नाउ डिवाइडेड द सेंटेंस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेजेस, आइटम्स विच हैव इंडिविजुअल फंक्शंस इन द सेंटेंस. अब ये फंक्शंस के हिसाब से डिविजन हमने कर दी कि वो काम क्या कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, ये वर्ड जो हैं ये मिलके काम क्या कर रहे हैं. तो ये फ्रेजेस डिफरेंट जो है वो बना दी गए हैं और इसके लेवल पे भी हम स्टडी कर सकते हैं. इट इज़ अ फ्रेज स्वेटर विच एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट, नॉट जस्ट द वर्ड स्वेटर. तो अ स्वेटर साथ है जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, एंड द होल फ्रेज फॉर हर बर्थडे इंडिकेट्स द रीज़न और सर्कमस्टेंस ऑफ द गिविंग, ठीक है. और ये जो फॉर हर बर्थडे है ये हमें पूरा साथ बताता है. अगर हम साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये साथ हमें ये बताता है, इस्तेमाल हुआ फॉर हर बर्थडे 3 अल्फाज ये बताते हैं कि वो मकसद क्या था, वो रीज़न क्या था, वजह क्या बनी और किस सिचुएशन में हम ये गिफ्ट दे रहे हैं. तो देखें कि ये जो है इस तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि 2 अल्फाज अगर साथ आए तो क्यों आए हैं, ठीक है, और वो किस जो है वो फंक्शन के लिए वहाँ पे हमने यूज़ किए हैं. क्लॉजेस.
अब देखें, वी कुड एक्सटेंड द एग्जाम्पल सेंटेंस। अब इसको अगर हम एक्सटेंड करें, आई गेव माई सिस्टर अ स्वेटर फॉर हर बर्थडे, ये वो वाला सेंटेंस हो गया, एंड शी बॉट मी अ सीडी फॉर माइन। तो ये उसके साथ ऐड कर दिया हमने। बेसिकली हमने एंड का इस्तेमाल करके, कंजंक्शन का इस्तेमाल करके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, और आगे एक दूसरा सेंटेंस साथ मिला दिया इस सेंटेंस की। ठीक है, तो देखें कि इस तरह भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस सेंटेंस को। बेसिकली ये दो सेंटेंसेस अगर हों तो ये हो सकते हैं, लेकिन बीच में हमने एंड लगा के अगला भी साथ जोड़ दिया। वी कैन नाउ सी टू लार्जर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन ग्रीन in the sentence connected by and. These are clauses, separate units containing their own verbs, gave, bought. तो देखें, ये क्लॉज बेसिकली क्या होता है, जिसका अपना वर्ब होता है और उसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है, तो ये होता है क्लॉज। इसमें फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जो अपने ऊपर स्टैंड कर सकते हैं। इनको जो है किसी और वर्ड की या फ्रेज की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ये एज सेंटेंसेज स्टैंड कर सकते हैं। सिर्फ होता ही है कि हम इसको मिला देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं। तो देखें कि इनकी अपनी वर्ब्स हैं जी। गेव है पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज में और दूसरे में बॉट है। तो ये हैं क्लॉजेज। ये उससे भी बड़ा फिर कॉम्बिनेशन है, या हम कह सकते हैं कि फ्रेज से बड़ी जो कॉम्बिनेशन या डिवीजन है वो क्या है सेंटेंस के अंदर, क्लॉज। ग्रामर इज कंसर्न विद हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ सेंटेंसेस, मॉर्फीम्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज आर पुट टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस। तो ग्रामर को भी दोबारा रीडिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे कि ग्रामर का जो मकसद है, ताल्लुक है, वो किसके साथ है कि कैसे हम जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको कैसे हम जो है वो देखते हैं एक साथ, या कैसे हम मिलाते हैं एक साथ सेंटेंस बनाने के लिए। हाउ दे आर पुट टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस। उसमें मॉर्फीम्स भी हैं जो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं, फिर वर्ड्स हैं, वोकेबलरी, फ्रेजेस हैं और क्लॉजेस हैं जो हम ग्रामर में देखते हैं कि कैसे वो आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास सही कंस्ट्रक्शन या सही फॉर्म या सही सेंटेंस बनता है जो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ना किसी भी बात का। अगर एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो वो तो उस पर चले जाएंगे कि जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बाद में देखेंगे कि उसका मीनिंग है या नहीं है। तो उनको अगर समझ भी आएगी तो गलत समझ आएगी अगर आपने स्ट्रक्चर सही इस्तेमाल नहीं किया। तो ये ज़रूरी है कि वर्ड्स भी सही इस्तेमाल हो, स्ट्रक्चर भी सही इस्तेमाल हो, ठीक है, क्लॉजेज, फ्रेजेस, इनकी कॉम्बिनेशन भी सही इस्तेमाल हो, और उसमें फिर अगर मॉर्फीम्स के लेवल पे या मॉर्फोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक है उसको भी हमने बड़े गौर से देखना होता है, ताकि हमारे जो मैसेज हैं वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हों, इफेक्टिवली कम्युनिकेट हों सामने वाले के पास, ठीक है, और वो फिर समझ पाए उनको। Classes of word, phrase and clause. Words are not all of the same type. Some, such as sweater and sister, are nouns, words referring to entities, persons, things, animals, abstract concepts. Some, such as gave and bought, are verbs, words referring to actions, events or states, and so on. तो देखिए, वर्ड्स सारे एक ही किस्म के नहीं होते। इसका मतलब है कि कुछ जिस तरह स्वेटर और सिस्टर उस एग्जाम्पल में जो हमने की है उसमें नाउन है, ठीक है, और गेव एंड बॉट ये दो जो वर्ब्स हैं ये काम की तरफ इशारा करती हैं, ठीक है, इवेंट्स या स्टेट्स के बारे में भी बताती हैं, लेकिन जहाँ पे ये काम की तरफ इशारा करती हैं। और ऊपर वाले जो हैं ये एक जो है वो चीज़ का नाम है, नेम ऑफ थिंग, और दूसरा जो है वो नेम ऑफ पर्सन है, मेरी बहन, जिस तरह माई सिस्टर, ठीक है। These words belong to different classes. Equally, the phrase belongs to different classes. For her birthday and for mine are prepositional phrases. मैंने पीछे आपको बताया था ये prepositional phrase है क्योंकि for से शुरू हुआ है। तो जो preposition से शुरू होता है वो आमतौर पे फिर अगर phrase हो तो prepositional phrase कहलाता है, ठीक है। ये आगे लिखा भी हुआ है, phrases introduced by prepositions, जो इधर से शुरू हो, जिनका आगाज़ जो है किससे हो, preposition से हो। तो ये different classes से देखें जी कि ये जो है जिस तरह वर्ड्स डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, इसी तरह फ्रेजेस या क्लॉजेस भी डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं। इनकी भी अपनी फिर आगे डिविजन्स हैं। क्लॉजेस डू बिलोंग टू क्लासेस. Some are declarative, they have the subject first and typically make statements. Some are interrogative, they have a verb such as do, be or have first and typically ask questions. तो देखें क्लॉजेज में भी फिर ये चीज़ हम देखते हैं, अगर वो डेक्लरेटिव या असर्टिव भी इसको कहते हैं, या स्टेटमेंट सेंटेंस अगर हम कहें या स्टेटमेंट क्लॉज कहें, तो जिसमें हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, सादा पॉजिटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं, तो वो फिर क्लॉज डिफरेंट होगा। उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वो उसका काम क्या है कि वो स्टेटमेंट बना रहा है। दूसरा जो है वो इंट्रोगेटिव हो सकता है। इंट्रोगेटिव इसको पढ़ना आपने, इंटेरोगेटिव नहीं, ये इंट्रोगेटिव है, सवालिया, ठीक है। तो इसमें देखें कि कुछ सवालिया होते हैं कि जिसमें आपके पास एक वर्ब होती है जो उसके साथ जो है आप डू, बी, हैव का इस्तेमाल करते हैं, और वो फिर क्वेश्चंस के लिए यूज़ होती है, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट क्लॉज है। ग्रामर इज कंसर्न विद हाउ यूनिट्स एंड क्लासेस रिलेट टू वन अनदर। एक और
तीसरी डेफिनेशन कि कैसे यूनिट्स और क्लासेस जो हैं उनकी जो टाइप्स हैं डिफरेंट, वो कैसे आपस में मिलती हैं या कैसे मिल सकती हैं मीनिंग देने के लिए, और कैसे वो फिर एक्सेप्टेबल फॉर्म्स क्रिएट होती हैं ग्रामर के प्रिंसिपल्स या रूल्स को अप्लाई करते हुए या उनको फॉलो करते हुए। फंक्शंस क्या है जी? द नाउन फ्रेजेस माई सिस्टर अ स्वेटर आर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आर एग्जाम्पल सेंटेंस, एंड फॉर माई बर्थडे एंड फॉर माइन आर ऑपरेटिंग एज फ्रेजेस इंडिकेटिंग द सर्कमस्टेंसेस। तो ये हमें पता है कि नाउन फ्रेज, अब नाउन फ्रेज कैसे बना जी? जब नाउन के साथ आपने आर्टिकल लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया, तो उसको फिर अगर हम कंबाइन करेंगे, दोनों का साथ नाम लेंगे, तो वो फिर फ्रेज बन जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा अल्फाज हो गए। और अगर वो नाउन का काम करे तो नाउन फ्रेज हो जाएगा, प्रपोजिशन का काम करे तो प्रपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नाउन फ्रेजेस हैं दोनों, माई सिस्टर एंड अ स्वेटर, और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। एंड फॉर माई बर्थडे एंड फॉर माइन आर ऑपरेटिंग एज फ्रेजेस इंडिकेटिंग द सर्कमस्टेंसेस, और ये दोनों जो है ये प्रपोजिशन फ्रेजेस हैं, और ये सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता रहे हैं कि किस मौके पे जो है ये काम हुआ। तो मेरी बर्थडे पे जो है मुझे ये चीज़ मिली, और उसकी बर्थडे पे उसको ये चीज़ दी। तो देखें कि ये फॉर माई बर्थडे एंड फॉर माइन, ये दोनों डिफरेंट है। अच्छा, ऊपर वाले में फॉर हर बर्थडे है वैसे, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें, यहाँ पे फॉर माई लिखा हुआ है। दे आर रेफर टू एज एडजंक्ट्स, अब इनको एडजंक्ट्स कहते हैं जी। द टर्म्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजंक्ट रेफर टू द फंक्शंस द डिफरेंट फ्रेज टाइप्स कैरी आउट इन द क्लॉज। तो ये एडजंक्ट्स कहलाते हैं जो हम साथ जोड़ते हैं टू फर्दर द मीनिंग, या उसमें फर्दर ऐड करने के लिए मीनिंग में। तो ये जो टर्म्स हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजंक्ट, ये वो फंक्शंस की तरफ जो है इशारा करते हैं, वो फंक्शंस हमें बताते हैं जो डिफरेंट फ्रेज टाइप्स या डिफरेंट फ्रेजेस एक क्लॉज में रखते हैं या एक सेंटेंस में उनके होते हैं फंक्शंस। तो इनसे हमें वो पता चलता है कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ग्रामर डिस्क्राइब्स व्हाट द एक्सेप्टेबल फंक्शंस आर, और ग्रामर हमें ये भी बताती है कि एक्सेप्टेबल फंक्शंस कौन से हैं। तो एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है ना, फिर एक्सेप्टेबल फंक्शन है, एक्सेप्टेबल मीनिंग है कि ये अगर इस तरह कॉम्बिनेशन चूज होगी तो ये फंक्शन होगा, और फिर ये इसका मतलब हम निकालेंगे। तो ये सारा जो है वो ग्रामर में आज हमने डिस्कस किया सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिटेल के साथ, लेकिन ये काफ़ी सारी डिटेल बन गई अगर ओवरऑल आप देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ओवरऑल जो है वो कितनी सारी चीज़ें हैं ग्रामर में। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से जानने के लिए और उसके उसको इस्तेमाल में लाने के लिए या उसके इस्तेमाल के लिए। तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपने जो है वो इसको देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। और अभी मैं उम्मीद रखता हूँ, आई होप यू अंडरस्टूड ऑलरेडी। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो आप कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक भी दें कि आपको स्पीड ठीक है मेरे बोलने की, आपको समझ आ रही है, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं इसमें और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और कैसे इस टीचिंग मेथड को, इस टीचिंग और लर्निंग जर्नी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपकी सजेशंस का मैं इंतज़ार करूँगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है फीडबैक भी दें, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।